धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसका आपको इंतजार रहता है। परसों शुक्रवार था, हमने किया नहीं। कल शनिवार था, सर कहीं बाहर चले गए। कई लोगों के फोन बज गए कि भैया आज का बुलेटिन कहां है। तो आज संडे को बुलेटिन आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसमें बात करेंगे देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। और उन सब पर चर्चा करने के लिए फिर से एक बार कृष्णकांत DNKK जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर है, जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। लोग याद करने लग जाते हैं, मैं वैसे काफी परेशान करने लगा हूं, कभी कभी सोचता हूं आपको। नहीं, कल वास्तव में मैं बिजी था, घर से बाहर गया था और लंबी मीटिंग थी, तो उसके कारण मैं नहीं आ सका। और यदि फ्री हूं तो मुझे अच्छा लगता है आपसे और आपके साथियों से इनडायरेक्टली बातचीत करने में। उनके सवाल जवाब काफी हद तक देख सकता हूं, जरूरत पड़ने पर जवाब भी देता हूं। तो मुझे अच्छा लगता है कि एक हम प्रगतिशील विचारधारा को ला रहे हैं उनके बीच में। जी, अब जब सब दिव्य और भव्य ज्ञान से चल रहा है, क्या उस दौर में हमें प्रगतिशील विचारों को बढ़ाना चाहिए या दिव्य भव्य ज्ञानों को बढ़ाना चाहिए? आज मुझे कर्नल साहब से बातें हुई। इक्विवेलेंट कोर्समेट है, मतलब हम बराबर उम्र के, बराबर साथ ही साथ 1980 के दशक में हम आए थे भारतीय वायुसेना में, वो आर्मी में, मैं एयरफोर्स में। और अच्छी मेरी जान पहचान है, 10 साल से के करीब आसपास है। और लड़ाई हमारी शुरू हुई थी 1 रैंक 1 पेंशन पे, जो भी लड़ाई जारी है। उनसे मेरी बातचीत हुई और मैंने कहा कि हम लोग ऐसा कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ आएंगे? उन्होंने कहा, बंधु यह मौका नहीं है देखने का कौन किसके साथ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में हिटलर और मुसोलिनी के खिलाफ पूरा वेस्ट USSR के साथ गया था, और हमारे साथ तो बाहर वाले भी मदद करने को नहीं तैयार है, इसलिए हमें साथ में आना जरूरी है। दूसरी बात उन्होंने कही कि देवरिया से जहां बोल रहे थे और पश्चिमी यूपी के रहने वाले हैं, कि वहां पर वह जनता जो बुरी तरह से चाटती थी भाजपा और RSS के विचारों को, जिस दिव्य ज्ञान और दिव्य शक्ति की बात कर रहे हैं, अब उससे वो भड़क रहे हैं, उसका विरोध करना वो शुरू कर चुके हैं। यह जो बर्फ का जो चट्टान था हमारे ऊपर, झूठ की गर्मी से पिघल रहा है, और जनता की आग जो है वो फैल रही है बेरोजगारी, महंगाई और अन्याय के कारण। जी, 2-3 घटनाक्रम घटे हैं जो सीधे तौर पर मुसलमानों से जो नफरत फैलाई जा रही है चुनाव के दौरान, उससे जुड़ते हैं, और पाकिस्तान की भी उसमें एंट्री हो चुकी है, तो उन पर बात करना बेहद जरूरी है। जैसे कश्मीर के पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हमला हुआ, एक जवान शहीद हो गया, कई लोग घायल हो गए, और उसके बाद आप देख रहे हैं पूरे मीडिया में किस तरीके का हंगामा चल रहा है। गुजरात के सूरत से एक मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया, बताया जा रहा है कि वो हिंदू नेताओं की हत्या करने जा रहा था। पाकिस्तान से उसके पास हथियार आ चुके थे, और उससे पहले राहुल गांधी के एक वीडियो को इमरान खान की सरकार के दौरान पाकिस्तान में मंत्री रहे फवाद चौधरी ने ट्वीट क्या कर दिया, शेयर क्या कर दिया, उसको लेकर भी हंगामा किया जा रहा था। तो क्या अब पाकिस्तान के दम पर चुनाव लड़ा जाएगा बाकी चरणों का? ये जैसे मैंने आज बात की, और मैं खुद घूमता रहा हूं, लोगों से बातचीत करता रहा हूं, और वैसे भी कुछ लोग हैं जो कि इस आधार पर कहते थे कि नहीं भाई, देश में कुछ नया हो रहा है, मौका देना चाहिए। 2019 में कहा था कि मोदी सरकार को मौका देना चाहिए। वो लोग भी अब देख रहे हैं कि भाई अब ये झूठ की हांडी जो है 2 बार चढ़ चुकी है, और तीसरी बार आप देखें कि इस सरकार का जो भी मैनिफेस्टो हो, चुनाव के लिए हो, इनका विजन हो, या जो भी बोल रहे हैं, उसमें अब रोजगार देने की बात, उसमें गरीबी खत्म करने की बात, उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा देने की बात, विज्ञान की बात है, वह नदारद हो चुकी है तकरीबन। उनका आधार वही है, और इतनी बार बोल चुके हैं कि वह उस तरह से एक बेहद उबाऊ, मतलब उबाने वाला, एक केवल मतलब वो घात ही नहीं कर रहा है, उसे चिढ़ सी पैदा होने लगी है। ना लोग टीवी में देखना चाहते हैं, ना वो प्रचार तंत्र में देखना चाहते हैं। हर जगह वही चेहरा, वही झूठ, वही चीजें आ रही हैं, उसी धर्म की बात, उसी पाकिस्तान की बात। लोग इसको समझ चुके हैं कि भाई से काम नहीं चलने वाला है, और यदि हम मुसलमानों से घृणा करके उनको हराने के चक्कर में जिसको हम वोट दे रहे हैं, वह भी हमारे दोस्त नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के आधार को खत्म करने वाले हैं, और चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है। तो पहले तो एलन मस्क ने आने से इनकार कर दिया, फिर खबर आई कि वो भारत तो आए नहीं लेकिन पहुंच गए चाइना, और अब खबर आई है कि उन्होंने एक भारतीय कंपनी पर मुकदमा ठोक दिया है। क्या जानकारी है?
एलोन मस्क कहे जाते हैं कि ये, और या दूसरे इस तरह के लोग हैं कि ये लोग जनता के लिए भी काम करते हैं, और एक तो जगाता भी कहीं चले गए, गरीब मिला कुछ मदद किए, तो 2-4 लाख रुपए या 10-50 लाख रुपए देना कोई इनके लिए चीज मायने नहीं बनता है। उसका वो 0.1% नहीं है जो इनका प्रॉपर्टी है, और इससे पूरे मीडिया में आता है बाप रे कितना बड़ा ये समाज से गया। लेकिन इनके नाम का जो यहाँ पे कंपनी कर रही थी, बैटरी बना रही थी, इसको इन्होंने वार्निंग दिया था और किया था। अब वो कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट दिल्ली में चले गए कि इसको बंद किया जाए, जो भी इन्होंने किया है उसको खत्म किया जाए, हमारे नाम का गलत ये फायदा उठा रहे हैं और मुआवजा मिले। बताइए, वो मुआवजा मांग रहे हैं इनसे, छोटे मोटी कंपनी से। ये लोग अपने पूंजी के बढ़ने में किसी तरह के बाधा को, अनलेस इनका प्रचार प्रसार हो, उससे भी फायदा ना हो, यह मानने को तैयार नहीं है। तथाकथित भाईचारा जो है वह इंटरनेशनल इंपेरियलिज्म यानी मोनोपोली के तहत बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इससे जुड़ी अगली खबर भी कुछ इसी तरह की आ रही है कि 56 इंची बालों का डंका बज रहा था पूरे देश में। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया कनाडा की पुलिस ने और कहा साहब ये वो लोग हैं जिन्होंने रो चीफ के इशारे पर कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की थी। बताइए, इतना बड़ा आरोप लगा डाला है, कैसे देखते हैं इस खबर को? कहना मुश्किल है, तीनों के नाम तो आ ही चुके हैं। कोई कमलजीत सिंह है, कोई कारणजीत सिंह है, या कमल बरार हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया है। क्या आगे निकलता है वह अलग बात है। विदेश मंत्रालय ने कल बोला था, शायद विदेश मंत्री ने ही बोला था कि अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है। बाद में इन्होंने कहा कि हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, इस तरह का बोल दिया, वह उनका अंदरूनी मामला है वगैरह वगैरह। लेकिन स्थिति जो है कनाडा मानने को यह तैयार नहीं है, 2 कारणों से। एक तो कि कनाडा अब भारत के बराबरी में नहीं आना चाहता है। कनाडा एक विकसित देश है और वहां का अपना, उसका जो भी आधार है, वो अपने आप को सोशल डेमोक्रेट्स मानते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ बड़ा अच्छा समाज है, भारत हमारी बराबरी नहीं कर सकता। भले ही अर्थव्यवस्था में उससे नीचे जाता हो, लेकिन प्रति व्यक्ति अर्थव्यवस्था में वो भारत से आगे है। दूसरी बात है कि वहाँ सिखों की भारी मात्रा में, पंजाब से आए लोगों की भारी मात्रा में जमावड़ा है और वह हर जगह वो छाए हुए, चाहे व्यापार हो या वहाँ की मंत्रालय में हो या दूसरे जगहों में। और इसलिए वह इस मौका को नहीं चूक रहे हैं और अमेरिका अप्रत्यक्ष रूप से उनका साथ दे रहा है। बात सही कि क्वाड के लोग हिस्से हैं, क्वाड का अमेरिका नहीं विरोध करना चाहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस हद तक छूट दे देंगे जिस हद तक उन्होंने इजराइल को छूट दे रखी है। इजराइल इनकी बात को ना मानता है, भारत के लिए उतना झुकने को तैयार नहीं है कि भारत तथाकथित रूप से अभी भी चीन के साथ तो नहीं, व्यापार में भली हो, लेकिन रूस के साथ कह रहा है कि वो है। जी, क्या इन लोगों के हौसले इसलिए इतने बढ़ रहे हैं, चाहे उसमें ब्रिटेन हो, कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया हो, क्योंकि अमेरिका के बाइडेन जो है वो आजकल भारत की जो सोच है या जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको जेनोफोबिक बता रहे हैं। बाइडेन जेनोफोबिक कर, इसलिए मैं हंस पड़ा। हालांकि उनके देश में जेनोफोबिक मतलब होता है दूसरे देशों से, दूसरे लोगों से चिढ़ या घृणा, मतलब उनको बर्दाश्त नहीं करना। जेनोफोबिया मतलब उसे इस्लामोफोबिया, इस्लाम के खिलाफ, रूसोफोबिया, सीनोफोबिया यानी चीन के खिलाफ वगैरह वगैरह जो भी होता है। तो ये मतलब 4 देशों का नाम लेते हैं जेनोफोबिया में। भारत का नाम लिया ही लिया, जापान का भी नाम लिया जो कि क्वाड के हिस्से है, जापान उनके काफी नजदीक है। जापान का नाम लेने का कोई कारण नहीं बनता था। इसके साथ वो रूस और चीन का नाम लेते हैं, जो बात समझ में आती है क्योंकि रूस के साथ लड़ाई चल रही है और चीन के साथ ट्रेड युद्ध बड़ी जबरदस्त ऊपरी स्तर तक पहुंच चुका है, वो सबको पता है। और कहते हैं कि जेनोफोबिया के कारण हमारे देश में नहीं है, कहते हैं यानी अमेरिका में नहीं है, वहां खुद वहां व्हाइट और ब्लैक के बीच में जो लड़ाइयां चल रही है, व्हाइट और नॉन व्हाइट यानी जो एशियन मूल के उनको आक्रमण हुआ था, इसमें भारतीयों के मूल के भी लोगों के खिलाफ आक्रमण हुए थे, मारे गए थे कुछ लोग, उस पर कुछ वो नहीं बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि इसी के कारण उनको आर्थिक मंदी और आर्थिक कष्ट हो रहा है। हम चूंकि विदेश से आए हुए लोगों को, माइग्रेंट को अपनी हर जगह देते हैं और उदाहरण बता रहे हैं मेक्सिको वाले, इसलिए हम इतना विकास कर रहे हैं। और उनके यहाँ जो आर्थिक मंदी का दस्तक आ रहा है, जो गरीबी बढ़ रहा है, लोग सड़कों पर आ चुके हैं और उस तरह की स्थिति आ रही है, उसकी वो बातचीत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये दुष्प्रचार बहुत आते रहते, इसीलिए मैं बड़ा परेशान हूं। खैर, दूसरा मच्छर है। तो मैं जेनोफोबिया की बात कर रहा हूं, यह बिल्कुल मजाक वाली बात है। जेनोफोबिया है, इसमें संदेह नहीं है। भारत में तो जेनोफोबिया है ही है। हम रोहिंग्या के खिलाफ हंगामा मचा के अब वोट लेना चाह रहे हैं, वो मेक्सिको के लोगों को साथ देकर वोट लेना चाह रहे हैं। असल में जिस डेमोक्रेसी के साथ, जेनोफोबिया के साथ उन्होंने कहा कि जेनोफोबिया
डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ना उनका भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा है, सारा कर्ज में डूबा हुआ है, कुछ चंद उनके पूंजीपतियों को छोड़ दे। और जहां तक डेमोक्रेसी की बात है, बिल्कुल नदारद है, नहीं है जी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की इस जेनोफोबिक वाली टिप्पणी पर कोई रिएक्शन देने से क्यों बच रहा है? संयुक्त राष्ट्र, जहां तक उनके सेक्रेटरी जनरल की बात है, गुटरस, उन्होंने तो नहीं बोला, उनके प्रवक्ता ने किसी ने बोला है, उनसे जब पूछा गया कि आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम इसमें क्या बोले, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं देंगे। अमेरिका के खिलाफ टिप्पणी देने में थोड़ी मतलब 2-4 बार सोचना पड़ता है। वह मान लीजिए सऊदी अरबिया या ईरान के खिलाफ होता तो बड़ी तेजी से बोलते, रूस के भी खिलाफ आजकल बोल पड़ते हैं वो लोग, तो इसलिए उन्होंने नहीं बोला। और जहां तक अलग बात है, उन्होंने कहा कि हाँ, हमें जेनोफोबिक नहीं होने चाहिए, एक अपने दर्शन थमा दिया और कुछ नहीं जी। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं, जो भी साहब का डंका बजने से जुड़ी हुई जैसी है। नेपाल में भारतीय कंपनियों ने भुगतान नहीं किया, अब वहां के बेचारे लोग परेशान हैं क्योंकि इंटरनेट बंद हो चुका है। ये नेपाल में वहां के जो है, जो नेट प्रोवाइडर्स हैं, उनका संगठन, उन्होंने कहा है कि लाखों डॉलर के बराबर, यानी नेपालीज रुपीज में ले लो तो करोड़ों में है, वो रुपीस के बराबर अभी तक भुगतान जो करना था, वह नेपाल सरकार या वहां जो लोग उसका यूज कर रहे हैं, उन्होंने इस भारतीय कंपनीज को नहीं दिए हैं। और नेपाल सरकार कहता है कि जो इन्हें टैक्स देना था, चाहे वो भारतीय कंपनी है, जो प्रोवाइडर है, वह टैक्स वर्षों से नहीं दे रहे, कह रहे कि हम टैक्स देने के दायरे में नहीं आते। क्यों टैक्स देने के दायरे में नहीं आते मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी मांग ये है कि टैक्स को माफ कर दिया जाए। तो ये भारत के अंबानी अदानी थोड़ी है जो कि भारत सरकार माफ कर दे, नेपाल की बात है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, अपने साथियों को समझना चाहिए कि कोई भी देश यदि वास्तव में सार्वभौमिक और स्वतंत्र होता है, तभी इस चीज को बरकरार रख सकता है, जब आर्थिक रूप से छोटे छोटे मसलों पर, इंटरनेट, गैस, पेट्रोल वगैरह पे यदि आत्मनिर्भर नहीं है, दूसरे की एक ही देश पर टिका हो, जो भी मजबूरी हो, तो ये स्थिति आएगी, वह आपको हिला सकता है, आपको ब्लैकमेल कर सकता है जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चुनाव चल रहा है देश में और काफी महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। 1925 में स्थापित हुआ आरएसएस 100 साल का जश्न मनाएगा 2025 में, इसलिए वो किसी कीमत पर भी सत्ता हथियाने में लगा हुआ है भाजपा को। गांधी के नाम का कोई कहीं जिक्र नहीं हो रहा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में गांधी के नाम का जिक्र हुआ है। किस मुद्दे पर सर? हाँ, ये प्रेस फ्रीडम अभी था, दो को तो शायद, जहां पाकिस्तान में मना, जहां के कुछ लोग मारे भी गए बेचारे, आतंकी हमला हुआ, और पूरे वर्ल्ड में मना। भारत की स्थिति काफी डाउन है, 111-12 में करीब 100 से अधिक लोग हमसे आगे, हम उनके पीछे हैं। गांधी का इन्होंने नाम लिया कि आजकल जो जिस तरीके से पत्रकारों के ऊपर, मीडिया के ऊपर हमला हो रहा है, पत्रकारों को मारा जा रहा है, उनको बंदी बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, मीडिया की स्वतंत्रता को खत्म किया जा रहा है, तो ऐसे समय में हमें गांधी को याद करना चाहिए, क्योंकि गांधी ने कहा था कि फ्रीडम एंड प्रेस इज ए प्रीशियस मैटर, यानी महत्वपूर्ण चीज है। फ्रीडम, स्वतंत्रता, और प्रेस जो भी हमारा है, मीडिया है, और उसके में काम करने वालों की जरूरत है। इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी को याद किया और उनके नाम पे उन्होंने कहा कि हम फिर से याद करें। हालांकि कुछ होने वाला नहीं है, अभी की सरकारें किसी भी तरह की स्वतंत्रता, चाहे वो फ्रीडम का हो, बोलने का हो, यहाँ तक कि खाने पीने का हो, सब पर रोक लगाने को तैयार है जी। लेकिन मैं वापस अपने टॉपिक पे आना चाहता हूं। गांधी को कितनी महत्ता पूरी दुनिया में दी जा रही है, ये साफ दिख रहा है, लेकिन हमारे यहाँ लोग सत्ता में जो बैठे हैं, वो गांधी की विचारधारा को ही नहीं, उनकी जो निशानियां हैं, आप जाके देखिए राजघाट पे गांधी स्मृति भवन हुआ करता था, वहां से कैसे पत्र गायब कर दिए गए गांधी के, वो मिटाने पर तुले हुए हैं। यह आश्चर्य की बात है। यदि सही में कहे तो गांधी जी ने जो भी किया देश में, जैसे भी किया, क्रिटिक बहुत सारे हैं, प्लस माइनस दोनों होंगे, लेकिन वह कहीं से भी इस व्यवस्था का जो भारत में निर्माण हो रहा था उसका विरोधी नहीं थे। यानी उन्होंने आरएसएस का भी उस ढंग से विरोध नहीं किया, ना यहाँ की जो भी मूल चीजें थी, जो हम परिवर्तन चाहते हैं, उन्होंने उसका विरोध नहीं किया, और शांति के दूत बने। यानी यह शांति का जो उनका आधार है, यह आज के पूंजीवाद के लिए बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र है पूरे विश्व भर में, जिसको अमेरिका, यूएन और दूसरे देश पहचानते हैं कि हमारे खिलाफ यदि हमें हराना है तो चुनाव से आओ, क्रांति के द्वारा मत आओ। जो म्यांमार में और
पूरे वर्ल्ड ओवर में चल रहा है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज में चल रहा है, दूसरे देशों में वहां लड़ाइयां चल रही है, यूरोप के कई जगहों में पहले चल रहा था, फिर से उठने की बात है, तो वहां गांधी जी बड़े ही महत्वपूर्ण चीज आते हैं और उसका खिलाफ हमारे देश के लोग, यहां तक कि गांधी की मूर्ति पर छुरा करके खून निकालना और गोडसे की प्रशंसा करना, वह नहीं समझते हैं कि हम गांधीवादी बने ना बने, लेकिन वो अपना कब्र खोद रहे हैं, केवल आरएसएस का नहीं बल्कि पूरी पूंजीवाद का कब्र खोद रहे हैं। जी, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रूस और चीन से निपटना है तो स्पेस में हथियार तैनात करने पड़ेंगे, ट्रंप का भाई बोला है ऐसी बात। यह भी है, हाँ, सीनियर सीनेटर है वहां के, और उनका कहना है कि रशिया जो है मिडिल इसमें अर्थ से बहुत हाई नहीं, मिडिल लेवल पे, यानी मान लीजिए करीब 20 से 25 किलोमीटर के आसपास में वहां पे न्यूक्लियर हथियार वहां स्थापित करने वाला है, या हो सकता है कर भी चुका हो। चीन भी चांद पे जा रहा है, चांद के उस हिस्से में जा रहा है जहां कोई नहीं गया था, हालांकि वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो चांद पर क्या, यानी लूनार, जो इंटरनेशनल लूनार इंस्टीट्यूशंस है जिसमें सब आते हैं और उसको मानते हैं कि उसको हम स्पेस वॉर से अलग रखें। अब तो स्टार वॉर, चांद की जा रहा मतलब स्टार वॉर हो गया, स्पेस मतलब हमारे तक जाते हैं, जो कि हमारे बैलिस्टिक मिसाइल जाते हैं। और पहला स्पेस वॉर कहें जस्ट बताने के लिए कि हुतियों ने जो बैलिस्टिक मिसाइल मारा था इजराइल को, उसको इजराइल ने स्पेस में इंटरसेप्ट किया, और संभवतः वह पहला दुनिया का बैलिस्टिक मिसाइल था जो कि स्पेस में इंटरसेप्ट किया गया, यानी स्पेस वॉर की शुरुआत हुई। अब ये कह रहे हैं जनाब कि अब स्टार वार होगा। हम स्टार वार की बहुत पहले कुछ एक सीरियल आता था, देखते थे, बड़ी खुश होते थे, दूसरे मतलब सौरमंडल से बाहर जा रहे हैं। तो अब की स्थिति में ये होगा कि वहां तक जाके, मून पे जाने की भी जरूरत नहीं है, स्पेस में ही या वहां पे इस तरह की स्थिति पैदा करेंगे कि वहां से, और सेकेंड वॉर मतलब सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए मान लेते हैं कि रशिया ने, चाइना ने सडनली अमेरिका पर आक्रमण किया, अमेरिका अपने आप को ना बचा सका ना इन पर आक्रमण किया, ये लोग बच गए, वहां से उसको मैसेज मिलेगा कि यहाँ बर्बादी हो गई है, वो उसको एक्टिवेट करेगा और वहां से मिसाइल आकर न्यूक्लियर पावर 3 दिन 4 दिन 2 दिन बाद आके इनको बर्बाद करेगा। और उसकी तैयारी की बात चल रही है। जहां दुनिया के 90% जनता और गरीब होती जा रही है, वहां पे हम लोग इस तरह का तमाशा वास्तव में एक दूसरे को खत्म करने वाली कर रहे हैं। जी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की, जिसे तुम जी भर के या नजर भर के देख लो वो खुद ही मर जाए। लेकिन वो जमाना चला गया, अब तो तलवार और तीरों की खंजर शायद माशूका को भी पड़ने लगी है। खैर, मारामारी का आलम ये है। तो इससे जुड़ी हुई एक अगली खबर बड़ी दिलचस्प है। सोशल मीडिया पे मैं पढ़ रहा था, लोग कह रहे थे चांद को देखना चाहिए, चांद को छूना भी नहीं चाहिए। लोग तो वहां पर जाकर जूते लेकर उतर रहे हैं, बहुत बुरा कर रहे हैं चांद के साथ। मैंने नहीं देखा, लेकिन इस तरह की बातें थी। शुरू में जब चांद गया था तो काशी के और वाराणसी के तथाकथित विद्वान लोग जो ब्राह्मणवाद का वो करते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, जो शिव जी के उस पे चांद है वो अलग है, ये अलग चांद है। ये बहुत पहले की बात है। मैं इस समय स्टूडेंट। जी, चलिए, नाइजर में अमेरिका और रूस के फौजी एक साथ नजर आ रहे हैं, और वो भी प्यार मोहब्बत से रहते हुए। ये चल क्या रहा है? प्यार मोहब्बत तो नहीं है। जहां तक नाइजर है या माली या वहां का बुर्किना फासो, जहां अभी हाल फिलहाल में पिछले वर्ष सैनिक कू हो गया, यानी सत्ता पलट दी गई, सैनिकों ने कर दिया ऐसा, और वही है पीसफुल, मतलब ट्रांजिशन तो हुआ लेकिन बिना चुनाव के हुआ। और वहां से इन लोगों ने बारी बारी से पहले तो फ्रांस के सैनिकों को भगाया कि हमें तुम्हें लेना देना नहीं है। फ्रांस काफी कूदा लेकिन वो सफल नहीं हो सके। और फ्रांस से अमेरिका इसलिए नहीं जाना चाहते कि वहां पे यूरेनियम का काफी बड़ा भंडार है, और दूसरे इस तरह की चीज मिलते पूरे अफ्रीका में। आप देखें जैसे बुर्किना फासो या CAR, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, वहां का कंट्री जो कार है, ये बहुत धनी है, दुनिया के 4-5वें धनी देश है, लेकिन वहां के जनता गरीबी में सबसे नीचे है तकरीबन। अफगानिस्तान के इर्द गिर्द मतलब मडराने वाले लोग हैं ये लोग। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग क्यों हटना चाहें। अब इनकी नजर अमेरिका पड़ी, अमेरिका को बोला कि हटो वहां से, अमेरिका हटने को नहीं तैयार हो रहा था। इसी बीच में रूस से इनकी संधि हुई, और रूसी सैनिक जो ट्रुप्स गए हैं, आपने इसकी चर्चा की थी, और कारण था, कह रहे हैं कि वहां पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ISIS के दूसरे रूप हैं, जो सो कॉल्ड गुड टेररिस्ट है अमेरिका द्वारा पैदा किए, उनके खिलाफ सिखाने को इनके साथ जा रहे हैं, लड़ने के लिए नहीं। एक ही कैंप में होने के बावजूद डिफरेंट बाउंड्रीज में है। जहां तक अमेरिकी रक्षा मंत्री आपके लॉयड जो हैं, उन्होंने कहा है कि हम सतर्क हैं और अपने सैनिकों को सतर्कता का आदेश दे दिया गया है, और
वहां के राष्ट्रपति या जो भी वहां का देश है उनसे बातचीत हो रही है कि किस तरह से सुरक्षित हमारे सैनिक वापस आए, जो तकरीबन 1000 से 2000 के बीच में है। और ड्रोन का बहुत बड़ा कारखाना उन्होंने बना रखा है, लाखों लाख बिलियन का, उसको किस तरह से डिसमेंटल करें, वापस लाएं, क्योंकि छोड़ेंगे नहीं, रशियन उसका इस्तेमाल कर लेंगे। जी, क्या जैनोफोबिक वाली स्थिति से बचने के लिए अमेरिका ने या बाइडेन ने काले मतलब लॉर्ड ऑस्टिन को रक्षा मंत्री जानबूझ के बना रखा है? वैसे तो उसकी कोई अहमियत नजर आती नहीं है। ऐसे ऐसे मौके पे कभी कुछ बोलते हैं, जैसे मैंने बोला, और हमारे राजनाथ सिंह से थोड़ा ज्यादा ही बोलते हैं। हालांकि मैं राजनाथ सिंह का बहुत दिनों से बयान नहीं सुना कि उन्होंने किसी की कड़ी निंदा की हो। कड़ी निंदा की, चलिए कड़ी निंदा की बात है तो हम अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जब तक जरूरत पड़ेगी तब तक यूक्रेन को हथियार देंगे और हर साल 3.5 लाख अरब डॉलर के हथियार देंगे, ये कह रहा है डेविड कैमरून यूक्रेन में जाकर। यदि इसका 10% भी इनको दलाली में मिलता है तो वह करीब 35 करोड़ डॉलर होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक का इनको मिलता है। हालांकि हथियारों की अदला बदली में बहुत ज्यादा इनको दलाली मिलती है, और ये जो कंपनीज हैं उनका मुनाफा इसमें 50 से 60% कम से कम होता है, यदि 100% ना भी हो तो ये तो कहेंगे ही डेविड कैमरून बहुत ही निम्न स्तर के वॉर मॉन्गर है, वॉर के लिए काम करते हैं, और ये सब इस तरह की कर रहे हैं और देंगे भी। इंग्लैंड यही चाहता है, और यदि अभी की पार्टी हार भी गई, यदि दूसरे वाले पक्ष आते तो वो भी इस चीज को जारी ही रखेंगे, यानी लेबर पार्टी इसको जारी रखेगा। जी, यूक्रेन के खार्किव में जो आज 2 बिल्डिंगें उड़ाई गई हैं रूस के जरिए, और रूस के मॉस्को में जो प्रदर्शनी लगाई जा रही है अमेरिका के हथियारों की, वो सब क्या चल रहा है सर? वो एक तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन कहते हैं, वो अब रशिया कर रहा है। अमेरिका के जो ये टैंक गए थे वहां पे, उन्होंने कहा था कि ये बड़ी तोप चीज है, मतलब इसको नहीं मारा जा सकता है, ना तोड़ा जा सकता है। इसके पहले जर्मन और फ्रांस के जितने भी टैंक थे उनकी लिद कर दी गई थी। अब इसके भी बड़ी अच्छी तरह से हर रोज 2-3 टैंक इनके बर्बाद किए जा रहे हैं, खारकोव रीजन में या ईस्टर्न यूक्रेनियन रीजन में जहां लड़ाई हो रही है। और इतना ही नहीं, जब वो भाग रहे हैं ये सेना वहां के यूक्रेन के, या इनके सिखाने वाले जो अमेरिका या नेटो से है, वो टैंक तक को सही सलामत स्थिति में छोड़ के भाग गए हैं, और रशियंस उसमें घुस के चला के मास्को तक लाए, दिखाया कि ये लो, ये तुम्हारा खिलौना है और हमारी जनता देखे। और इस पे रूसी जनता बल्ले बल्ले है, बड़ी खुश है कि भाई तमाशा लगा हुआ है और ये दिखाया जा रहा है। जी, चलिए बात तमाशे की तो चलते हैं अब ब्रिटेन की तरफ। वहां पर स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, और लंदन से अपने आप एक बड़ी खबर है कि वहां पर फिर से एक बार सादिक खान मेयर बन गए। लेबर पार्टी बड़ी मजबूत उभरी है और ऋषि सुनक को तगड़ा झटका लगा है। क्या ये सेमीफाइनल मान लिया जाए वहां के आम चुनाव का? यह बिल्कुल सेमीफाइनल है। और जहां तक सदीक खान की बात मैं बताऊं, जब ट्रंप राष्ट्रपति थे 4 वर्ष पहले, तो मतलब 5-6 वर्ष पहले आए थे, वो लंदन आए थे, और वहीं से उन्होंने ट्वीट करके और कई तरह से किया था कि ये सदीक खान यहाँ का क्यों आया है, क्यों मेरे वेलकम में आएगा, वगैरह वगैरह। चूंकि वहां के मेयर है, बड़ी चीज है। और इनकी जीत जो हुई है वो भारी संख्या से हुई है, मतलब 2.25 लाख से अधिक वोट इनको मिले हैं। इसके बावजूद कि इनके खिलाफ इस्लामोफोबिया वगैरह सब कुछ पैदा किया गया, लेकिन लंदन की जनता ने कहा कि जिस तरह से वातावरण की इन्होंने ठीक रखा है, जिस तरह से पानी वगैरह की व्यवस्था रखी है, हाँ कुछ हत्याएं कुछ ये सब हुई है वहां, किस तरह घटनाएं घटे, लेकिन इसके बावजूद आज की स्थिति में जिस तरह का इन्होंने माहौल रखा हुआ है, इससे बेहतर हमारे लिए मेयर नहीं है। और केवल लंदन ही नहीं, बाकी जगह भी जाए तो 473 से अधिक कैंडिडेट टोरीज के हारे हैं, यानी कंजर्वेटिव पार्टी के हारे हैं, और लेबर पार्टी के उससे आधे से अधिक जीते, बाकी किसी थर्ड पार्टी को भी गया है, ग्रीन पार्टी वगैरह वगैरह है। और अभी की जो हालत है, स्टार केमर, और ये इनकी लगता है कि इनकी जीत केर स्टारमर जो इनके नेता है, वह लगता है कि अगली बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जनवरी 2025 में या इसके पहले करवाया जाए। रोकना उनको मुश्किल है, लेकिन वहां की जनता के लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर नहीं है, मैं समझता हूं, क्योंकि जहां तक इस अभी लेबर पार्टी की बात है, ये लोग गाजा में वही नीति अपनाएंगे जो पहले की ये कर रहे हैं। यूक्रेन के बारे में मैंने बोल ही दिया, वही नीति करेंगे। जैसे ही रशिया ने आक्रमण किया था, इन्होंने कहा था कि यूक्रेन को पूरी मदद की जाए। इन लोगों ने, जो कॉर्बिन वगैरह जितने, वो सब ने कहा था, यानी यूक्रेन की पॉलिसी वही रहेगी, नेटो के प्रति वही रहेगी, गाजा या इजराइल के प्रति वही रहेगी। कुछ बदलाव नहीं आने वाला है। बदलाव थोड़ा सा आएगा, नेशनल हेल्थ स्कीम में छोटा मोटा आएगा, जिसको अमेरिका खरीदना चाहता था, उसको तोड़ा जा रहा था, उसको रोका जाएगा कुछ समय के लिए। जी,
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि लेबर पार्टी ने अपने कई सांसदों को गाजा के हक में आवाज उठाने पर बाहर किया है, सब लोग जानते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो नतीजे हैं उसको लेकर एक आंकड़ा आपके सामने रखा। अब शुरुआत करते हैं गाजा, फिलिस्तीन और ईरान से जुड़ी हुई खबरों की। और यहां पर एक खबर चलाई जा रही है कि अब इजराइल साइबर डोम बनाने जा रहा है। अब डोम बनाने से लगता है कि बड़ा चीज हो गया। कहते हैं कि साइबर क्राइम बहुत हो रहा है और ईरान समर्थित देश या जितने ग्रुप हैं वो लोग कर रहे हैं। और कहते हैं कि पिछले एक साल में 800 से अधिक साइबर अटैक हुआ है, खासकर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे, गवर्नमेंट वेबसाइट पे, मिलिट्री जितने भी हैं वहां पे, और कुछ सफल भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सफल नहीं हुए हैं। और ये पहली बात तो इसका है कि ये लोग जो दिखाते हैं कि अरब कंट्रीज वाले लोग महामूर्ख हैं, कुछ पता होता है नहीं, ऊंट पर चलने वाले लोग हैं, जाहिल लोग हैं। लेकिन अब इनको खतरा वहां से नजर आ रहा है, केवल आर्म्स अम्युनिशन से नहीं बल्कि साइबर अटैक से आ रहा है, जिसके लिए बहुत ही बड़ी स्किल चाहिए। यह साधारण चीज नहीं है। तो दूसरी बात ये हुई। और तीसरी बात, जहां तक साइबर डोम की बात है, कोई नया चीज थोड़ी है। यह तो चीन अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका चीन के खिलाफ, इजराइल पूरे दुनिया भर के खिलाफ कर रहा है, जिसके हमें पता है। अमेरिका का प्रिज्म के बारे में पता है। इजराइल का भी जो सॉफ्टवेयर था भारत में बिका, दूसरे देशों में बेचता है और वहां के हर चीजों को पता करता है। इजराइल इसमें अव्वल नंबर 1 है, ब्रिटेन के साथ साथ। वह दूसरे देशों की सब खुफिया विभाग से साइबर के थ्रू लेता है। अब वो कर रहा है तो ठीक है जी, ये लड़ाई चल रही है, वो चलती रहेगी। ईरान से जुड़ी ये खबर आई है, उसका युद्धपोत जो है दक्षिणी गोलाट में जो है अपनी सीमा को पार कर गया है। ये क्या है, पूरी जानकारी विस्तार से थोड़ा बता पाए तो। इतने लंबे समय दूर, यानी ईरान अपने तट से, मिडिल ईस्ट से बाहर, और इतने दूर तक यानी इक्वेटर से नीचे आके सदर्न साइड में जाना, यह उनके इतिहास में पहला, उनके नेवी के इतिहास में पहला है। और वहाँ के जो रिलीजियस लीडर है, उनका कहना है कि इजराइल की ताकत इतनी होनी चाहिए कि दुनिया के हर कोने में पहुंच जाए। हवाई जहाज का जाना मुश्किल है, जाके केवल छू के आ सकता है, लेकिन शिप अपने आप में इंडिपेंडेंट एक स्टेट कहिए है, वो जा सकता है, हजारों किलोमीटर दूर जा सकता है, वहां रुक सकता है, वापस आ सकता है। और यह बेसिकली शुरू में कंटेनर था, यानी कार्गो शिप था। इसको इन्होंने कन्वर्ट किया है, उस पे से मिसाइल भी इन्होंने लॉन्च किया एक्सपेरिमेंटली, जो कि कुछ 700-800 किलोमीटर तक गया है, यानी मिडिल रेंज का मिसाइल इन्होंने मारा है वहां से। और इसलिए केवल उसके नेवी के लिए नहीं, पूरे ईरान के लिए नहीं, बल्कि दुश्मनों के लिए भी खतरे की चीज है कि वहां दूर जाकर भी, वहां से केवल आप यदि मारते हैं अंतिम समय में, यदि एटॉमिक वॉरफेयर होता है और यदि वास्तव में इनके पास है, तो इनका वॉरहेड एटॉमिक बॉम्ब लेके दूर कहीं सदर्न हेमिस्फीयर में जाके वहां से आप अटैक कर सकता है। और यह एक बड़ी बात है जी। बहरीन से खबर सामने आई है, मुझे लगा चौंकाने वाली खबर है, आपसे बात करें क्या जानकारी इसके बारे में हो सकती है। वहां पर भी प्रतिरोध समूह पैदा हो गया और वो इजराइल पे हमले कर रहा है। 2 दिन के भीतर 2 बार हमले कर चुका है। हाँ, यह सच की बात है कि बहरीन में कहां से पैदा हुआ उस छोटे जगह में, और अभी तक दूसरों लोगों को नहीं पता। और इस हद तक हो गई कि वहां से उन्होंने ड्रोन अटैक किया, मिसाइल नहीं है। तो मिसाइल के होने में बहुत सारी चीजें लानी पड़ती है। मिसाइल लॉन्चर चाहिए, जल्दी पकड़ा जाएगा। ड्रोन छोटा सा घर में रखा हुआ, उतना बॉम्ब रखा हुआ, उन्होंने मारा है। और उन्होंने उसके एलात पोर्ट पे मारा है। कितनी डैमेज हुई, क्या हुई, मुझे नहीं पता, लेकिन डैमेज होगा भी तो मिनिमम होगा, क्योंकि ये ड्रोन इतना पावरफुल नहीं होगा जिस स्थिति में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बहरीन में भी इस तरह की चीजें पैदा हो गई हैं। कहते हैं अल स्तर ब्रिगेड, अब पता नहीं क्या है, मुझे डिटेल नहीं पता है, लेकिन ये लोग भी अपने फिलिस्तीनियों के समर्थन में यह कार्रवाई कर रहे हैं। छोटा ही सही, लेकिन अपनी तरफ से एक्शन में है जी। 2 और देशों ने फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया है। कौन कौन से हैं सर? 2 नहीं, एक ही है। इनका नाम है ट्रिनिडाड एंड टोबैको। ये एक ही देश है इस तरह का, मतलब हाँ, ऐतिहासिक रूप से इनका नाम वैसे ही है, इसके इतिहास में ना जाए। और यह 142वें देश होंगे, यानी लैटिन अमेरिका के, यानी कैरिबियन जो फैमिली है, ओशन है, उसके ये पार्ट है, वहां के लोग हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि छोटे छोटे देश भी बिना अमेरिका से खौफ खाए, बिना उनके किए, अपनी तरफ से इन्होंने अपना एक इनिशिएटिव लिया है। इनको कोई पूछता भी नहीं, लेकिन वहां से उन्होंने जहां एक इंटरनेशनल सॉलिडारिटी दिखाई है, वहां से उन्होंने देशों की स्वतंत्र होने की बात में की है, 2 स्टेट नेशन माना है। बहुत ही प्रशंसनीय काम है जी। बाइडन के पार्टी भाई यानी कि डेमोक्रेट्स जो है वो पत्र लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया प्रेशर डालो इजराइल के ऊपर, हथियारों की आपूर्ति रोको, तो क्या कुछ होगा?
आपूर्ति रोकने की बात इन्होंने इस ढंग से किया, होने वाला तो कुछ है नहीं, लेकिन देखते हैं। उन्होंने दो बातें कही है। पहला यह है कि तब तक रोको जब तक इजराइल हमारी बात नहीं मानता है, यानी उनको ये अखड़ने लगा है कि भाई हमारी बात नहीं मान रहा है और हमारे चुनाव, हमारे दुर्गति हो रही है ऐसे हालत में, मतलब बुरा हालत है, बाइडेन की लोकप्रियता और भी घटती जा रही है। तो उस हालत में क्या होगा? केवल बाइडेन की लोकप्रियता नहीं घट रही, जब हारेंगे तो रिपब्लिकन जितने सीनेटर्स या पार्लियामेंट मेंबर्स हैं वो सब हारेंगे, उनकी भी तो नौकरी जाएगी, उनकी भी जो डेमोक्रेट्स, तो उनकी भी तो हालत खराब होगी। और रिपब्लिकन दूसरी तरफ से दूसरी आवाज लगा रहे हैं। दूसरा चीज इन्होंने साथ साथ यह कहा कि अस्त्र शस्त्र ना देने का मतलब नहीं है कि हम उस तरह के मिसाइल या एयर डिफेंस सिस्टम ना दें जिससे कारण इजराइल का आयरन डोम है, यानी वो हम देंगे, उसका इस्तेमाल ऐसा नहीं, चाकू दिया तो ऐसा थोड़ी कि हम केवल आलू ही काटे, किसी को मार भी सकते हैं। तो यह जब यदि मिसाइल जाएगा तो उसका इस्तेमाल दूसरे तरीके से इजरायली को इतना पता है कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। एयर डिफेंस का मिसाइल बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है दुश्मन को जमीन पर मारने के लिए। जी, अब ये कुछ भी कर रहे हो, लेकिन नेतन्याहू ने तो गाजा 2035 विजन लॉन्च कर दिया है। कुछ भी खास नहीं है, बड़े 2-3 इंच के हिस्से हैं। इन्होंने कहा है कि सेल्फ गवर्नेंस हम देंगे, यानी स्वतंत्रता मिलेगी, उसमें आर्म्स ऑर्गेनाइजेशन अपनी इनकी नहीं होगी, पुलिस होंगे, अपना देखभाल करने होंगे। विदेश नीति क्या होगा हम समझ सकते हैं, रीजनल इकोनॉमिक पावर बन जाएंगे। मतलब मजाक की भी हद होती है। दुनिया में एक दूसरे नेता, जितने इस तरह के नेता एक दूसरे से सीख रहे हैं कि जितनी लंबी लंबी फेंकना है फेंकते जाओ, है ना। लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज होगा जिसमें पूरी दुनिया के लिए मतलब एक नया चीज होगा, जैसे एक नया सिंगापुर बना रहे हैं और इन्होंने दिया है। इसकी बातचीत वहां के ही लोग ज्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतनी जरूरत से ज्यादा फेंक दिया है, इसका कोई मायने नहीं है। लेकिन वह उसका हिस्सा है कि युद्ध के बाद गाजा क्या होगा, इन्होंने एक जुमला दिया है। जी, लेकिन मैं इसको दूसरे संदर्भ में भी देखना समझना चाहता हूं सर। यहां पर जो है जो एरिया बाकी बचा है वेस्ट बैंक का, उसका जिक्र नहीं किया जा रहा, सिर्फ गाजा का जिक्र किया जा रहा। यानी ये फलस्तीन को भी 2 हिस्सों में कर दे रहे हैं, 2 देश कर दे रहे हैं, उसके भी 2 टुकड़े कर दे रहे हैं। 2 और 3 इस जेरूसलम भी है, और फिलिस्तीन को भी, गाजा को भी ये शायद नॉर्थ ईस्ट कर दे, कहना मुश्किल है। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कहना मुश्किल है। जहां तक बिल्कुल साउथ में रफा की बात है, जिससे इनका इजिप्ट के साथ बॉर्डर टूटता है, उस पर भी ये कब्जा कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं ताकि इजिप्ट से इनका संपर्क ना रहे। यानी हर तरह से इसको कुंठ बना के, इसको मतलब जहां तक फिलिस्तीन की बात है, एक ऐसा एरिया बना देंगे, इनको इस तरह से कर देंगे जैसे वेस्ट बैंक में सब जमीन हड़पे जा रहे हैं, वहां भी विजन है 2035 तक फिलिस्तीन अपने आप में एक नेशन तो नहीं रहेगा, एक जमात भी नहीं रह जाएगा, वह कुछ और बदल चुका रहेगा। जी, यदि मतलब पूरा स्वरूप ही ये लोग बदल देंगे और ये इनकी साजिशें चल रही है। और इसलिए कहा जा रहा है कि वो 7 अक्टूबर का हमला असल में होने दिया, और उसी के बाद आप देखिए कि अमेरिका और इजराइल किस तरीके से पूरे गाजा को मटियामेट करने पर तुले हुए हैं, खत्म करने पर तुले हुए हैं। और लोगों को लग रहा है कि ये तो हमास के हमले के बाद ऐसा कर रहे हैं, जबकि उनकी पहले से सब प्लानिंग थी। हमास तो मिट नहीं रहा है, लेकिन गाजा वासियों को, फिलिस्तीन वाली वासियों को, उनकी तमाम शिनाख्त को, उनकी पहचान को, उनकी बिल्डिंगों को, सबको वो ध्वस्त करते चले जा रहे हैं। ये कोई संयोग नहीं है कि 7 अक्टूबर के बाद ये हो रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।